नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की जो अनुसूची है इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन में कंफ्यूज करता है। तो जहाँ कंफ्यूज करता है खासकर उसी के बारे में समझेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो हम जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक मूल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होता है। और शुरुआती दौर में 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान का संशोधन करने के बाद इसमें 4 प्लस हो गया, तो अब कितना हो गया है 12 अनुसूची है। तो खासकर इसी 12 अनुसूची के बारे में समझेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम लोग 22 भाग के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जो है उसको देखें। तो खास करके हम ये जानते हैं कि जो 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, क्योंकि 12 अनुसूची महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में इसके माध्यम से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो अब आते हैं अनुसूची 1, अनुसूची 1, उसके बाद अनुसूची 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो शुरुआती दौर में थी, इसके बारे में पढ़ेंगे 8 को। और जो 4 इसमें सम्मिलित किया गया उसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। तो हम ये जानते हैं कि थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रथम अनुसूची हो या प्रथम अनुच्छेद हो या प्रथम भाग हो, इन तीनों में एक ही बात बताया गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बताया गया है कि भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, इन तीनों में फर्स्ट में यही बात बताया गया है, भारत और उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा राज्य के बारे में समझ लेते हैं कि वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश शुरुआती में 9 थे अभी, लेकिन इसको दमन और दीव और दादर और हवेली को 1 कर दिया गया है, तो वो क्या है कि 8 हो गए हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 28 आपका राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूची 2 कहता है कि भारत केंद्र लेवल पे या राज्य लेवल पे या केंद्र शासित प्रदेश में जितने शासकीय अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इनका जो वेतन भाता दिया जाता है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुसूची 2 में। वेतन भाता के बारे में जानकारी दी जाती है, मतलब अनुसूची 2 में। अब क्या है कि अनुसूची 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शासकीय जो अधिकारी हैं या शासकीय कर्मचारी हैं, उनको अगर शपथ ग्रहण, खासकर याद रखें, शपथ ग्रहण के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 3 में। अनुसूची जो 4 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो अनुसूची जो 4 है, इसमें हम जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं। भारत के जो संसद है इसमें 2 सदन होते हैं, खासकर थोड़ा याद रखते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इसी राज्यसभा के बारे में बताया गया है अनुसूची 4 में कि जो राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं, तो वही बताया गया है कि कौन से राज्य से कितने सदस्य आएंगे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुन के आएंगे। तो यही बताया गया है अनुसूची 4 में। राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्य से कितने चुन के आएंगे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे। तो एक बात और यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि अगले पीसीएस में ये कंफ्यूज किया था कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के नहीं आते हैं। ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, चुन के आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि ये जो राज्यसभा हम जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ राज्यसभा है। तो ये संभव है कि जहाँ राज्यसभा होंगे वहाँ से अवश्य जो है कि राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे। तो ये क्लियर है या कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से भी चुन के आते हैं। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अनुसूची 5।
अनुसूची 5 यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने अनुसूची हैं सब महत्वपूर्ण हैं। हर एक अनुसूची के बारे में किसी न किसी कंपटीशन में घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देता है, तो इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाना है। अब अनुसूची 5 ये कहता है कि भारत संपूर्ण भारत में, राज्य को नहीं, संपूर्ण भारत में मान के चलिए, इस संपूर्ण भारत कहता है, संपूर्ण भारत आपका आता है अनुसूचित जाति जन जात की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। क्या है? अनुसूचित जाति जनजात का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपका अनुसूची 5 में बताया गया है। तो खास करके इसके बारे में याद रखें कि अनुसूची 5 में यहाँ हम लिख रहे हैं। अब आते हैं अनुसूची 6। तो अनुसूची 5 में बताया गया है कि भारत में अनुसूचित जाति जनजात का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूची 5 में बताया गया है। लेकिन अनुसूची जन 6 है उसमें क्या बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं सब। तो इसके बारे में भी समझेंगे जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बताया गया है जनजात प्रशासनिक व्यवस्था, जनजाति प्रशासनिक व्यवस्था, वो भी मात्र 4 राज्यों के लिए। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी मात्र 4 राज्यों के लिए जनजात जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अनुसूची 6 में ये बताया गया है कि वो भी मात्र 4 राज्यों के लिए ही प्रावधान है। कौन कौन से राज्य? तो जैसे हम आपका 7 सिस्टर बोलते हैं, जो पूर्वोत्तरी राज्य है, उसी में वो 4 राज्य हैं। तो थोड़ा हम नक्शा बना लेते हैं इसे। ऐसे करके ये जो है कि हम पूर्वोत्तरी राज्य का जैसे हम नक्शा ही बना लिए हैं। तो इसमें उस राज्य, जैसे हम जानते हैं कि जो 7 सिस्टर होते हैं उसमें 7 राज्य होता है, जो पूर्वोत्तरी राज्य है, तो उसमें 3 राज्य को छोड़ देना है और जो 4 राज्य बचे हैं उसी 4 राज्य के बारे में जनजात प्रशासनिक जो अनुसूची जो 6 प्रावधान है उसी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आते हैं, जैसे देखिए थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपका मणिपुर, यहाँ नागालैंड। अब क्या है कि अब यहाँ आता है मिजोरम, ये होता है आपका त्रिपुरा, याद रखें त्रिपुरा। यहाँ आपका जो है कि मेघालय होता है, मेघालय। ये आपका असम। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ नागालैंड है, याद रखें नागालैंड, मणिपुर। तो अब क्या है कि थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 3 राज्य को छोड़ देना है, 3 राज्य को छोड़ देना है। ये जो असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। इसी 4 राज्य का प्रावधान जो है कि आपका अनुसूची 6 में बताया गया है कि जहाँ जनजात प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो मात्र इसी 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। कौन से राज्य हैं? आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अनुसूची 7, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अनुसूची 7, क्योंकि अनुसूची 7 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आता है सूची, जो देश में सूची होता है, जिस लेवल पे आपका कानून या बिल बनाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है अनुसूची? तो एक आता है संघ सूची, दूसरा का आता है राज्य सूची और आता है समवर्ती सूची। इसका प्रावधान कहाँ मिलता है? आपका अनुसूची 7 में। तो क्लियर इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो संघ सूची है या राज्य सूची है या समवर्ती सूची है, ये क्या है, क्योंकि इसके माध्यम से ही जो बिल या कानून बनते हैं, जैसे आपका केंद्र लेवल पे जो विधायिका है वो कानून बनाता है और कार्यपालिका उसको लागू करता है। लागू करने के क्रम में कोई दिक्कत होता है तो जो न्यायपालिका है उसका प्रावधान, उसका जो है कि अपना शक्ति के माध्यम से निवारण करता है। तो यही जो है कि आपका संघ सूची है, तो संघ सूची के माध्यम से केंद्र लेवल में बिल या कानून बनते हैं, राज्य सूची के माध्यम से राज्य लेवल में, और समवर्ती सूची है, इसमें दोनों का प्रावधान किया गया है। तो दोनों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें भी अगर टक्कर हो गया तो सबसे प्रथम केंद्र को प्राथमिकता मिलता है।
तो यहाँ तक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक और आता है कि संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है, समवर्ती सूची में कितना विषय है। थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो संघ सूची है इसमें शुरुआती दौर में 97 विषय था, लेकिन 3 प्लस कर दिया गया तो ये कितना हो गया 100। उसी प्रकार राज्य सूची में शुरुआती दौर में 66 था, लेकिन इसमें 5 को माइनस कर दिया गया, तब कितना है 61। और समवर्ती सूची में शुरुआती दौर में कितना थे 47, लेकिन इसमें 5 प्लस कर दिया गया है, तब कितना हो गया है 52। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें 97 में 3 प्लस कर दिया गया तो ये 100 हो गया है संघ सूची, और राज्य सूची 66 है जिसमें 5 को माइनस कर दिया गया है तो ये 61 है वर्तमान में। और 47 यहाँ देखिए 47 में 5 को प्लस कर दिया गया तो ये कितना है 52 है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं ये जो है कि अनुसूची जो 8 है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूची 8 में आप जानते हैं कि कोई भी भाषा है, बताते हैं कि हमारा भाषा जो राज्य भाषा है अनुसूची 8वीं में इसको सम्मिलित किया जाना है या किया जाएगा या मांग चल रहा है, तो वही भाषा से संबंधित जानकारी है अनुसूची 8 में। तो शुरुआती दौर में जो संविधान के संबंधित जो भाषा इसमें लागू किए गए थे तो शुरुआती में 14 थे, लेकिन फिर 18 हो गए, उसके बाद वर्तमान में 22 है। तो जब आप इसमें अगर कंपटीशन के समय जाइएगा तो एक बार नेट के माध्यम से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक राज्य, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपना राज्य भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहते हैं, तो उसका जोड़ता रहता है। तो ये जो है कि करेंट आप उस समय देख सकते हैं। तो ये जो है कि ये जो शुरुआती दौर में जो 8 अनुसूची थी उसके बारे में ये पूर्ण जानकारी थी। अब जो है कि 4 जो अनुसूची जोड़ा गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा विधिवत रूप से समझ लेते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 इसमें जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया उसके भी बारे में हम लोग समझ लेते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन, संविधान का प्रथम संशोधन जब हुआ तो कब हुआ, वो 1951 में। संविधान का प्रथम आपका जो है कि फर्स्ट जो है कि संशोधन 1951 में फर्स्ट संशोधन हुआ संविधान का, जिसमें आपका 9वां अनुसूची जोड़ा गया। इसमें आपका 9वां अनुसूची को शामिल किया गया। तो इसमें खास करके ये समझना है कि इसमें जो भूमिगत जो समस्या थी उसके बारे में निवारण किया गया है अनुसूची 9 में। भूमि से संबंधित जानकारी मिलती है, खास करके यहाँ तक हम लोग याद हो गया। एक बार और देख लेते हैं कि संविधान का प्रथम संशोधन यानी 1951 में हुआ, तो उसमें ये हुआ कि 9वां सूची को उसमें जोड़ा गया। तो खास करके ये होता है कि उसमें जो भूमि समस्या थी उसके निवारण के बारे में बताया गया। अब संविधान का जो है कि 92वें संशोधन क्या है, संविधान के 92वें संशोधन कंडीशन ठीक है 1985 में किया गया। खास कर याद रखें, संविधान का 92वें संशोधन यानी 1985 में किया गया। तो इसमें ये देखा गया, खास कर याद रखें, इसमें देखा गया दल बदल। तो दल बदल क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि दल बदल ये होता है कि जितने नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक वो कभी भी किसी भी पार्टी में अपना दल बदल कर लेते थे, तो उस समय किसी भी सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, सरकार नहीं बना पाती थी। तो इसलिए क्या है कि आपका 92वें संशोधन संविधान का किया गया और उसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 को जोड़ा गया। तो अनुसूची 10 में ये है कि दल बदल की समस्या है, इसको हटाया गया कि दल बदल अगर आप कर रहे हैं तो आपका अध्यक्षता को समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर। तो ये कब हुआ, 1985 को। कौन से संशोधन में, तो आपका 52 संशोधन में। अब क्या होता है, अब आते हैं 11वां अनुसूची। ठीक है, 11वां अनुसूची। तो ये कब जोड़ा गया,
ये जोड़ा गया आपका 1992 में, इसको मतलब कि 1992 में इसको पेश किया गया और 1993 में ये किया गया। तो इसमें 11 अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को। तो खास करके इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये था पंचायती राज, क्योंकि जितने भी अगर शासन शोधन किया गया इसमें शामिल किया गया पंचायती राज। पंचायती राज जिसमें आपका 29 कार्य क्षेत्र, 29 कार्यग्राम के माध्यम से, तो ये जो है कि इसमें 29 जो है कार्य क्षेत्र के माध्यम से पंचायती राज को शामिल किया गया और वो अनुसूची 11 में। ठीक है, अब अनुसूची 12 आते हैं। तो ये आता है 74वें संशोधन, संविधान के 74वें संशोधन में क्या है कि अनुसूची 12 को जोड़ा। तो 92 में क्या है कि इसको पेश किया गया और 93 में ये लागू हुआ। तो ये संविधान के 74वें संशोधन में, यहाँ भी लिख रहे हैं 74वें संशोधन, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखा गया कि आपका नगरीय जो प्रशासन है इसके बारे में बताया गया कि जो नगरीय प्रशासन है, तो इसमें नगरीय प्रशासन का व्यवस्था दी गई जिसमें 18 कार्य क्षेत्र दिए गए। अनुसूची 12 में होता है। भाग की संबंधी जानकारी लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।